अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम एन ओल्ड मैन्स विंटर नाइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जैसे कि हम सबको पता है कि फ़ेमस अमेरिकन पोएट हैं और इनको नेचर पोएट भी कहा जाता है क्योंकि इनकी बहुत सारी पोएट्री जो है वो नेचर से ताल्लुक़ रखती है। इसके अलावा इनकी पोएट्री के अंदर अगर मेन चीज़ें देखी जाएँ तो वो ना सिर्फ़ नेचर है बल्कि नेचर और मैन का कॉन्फ्लिक्ट भी है कहीं न कहीं और उसी के अंदर मैन का आइसोलेशन और लोनलीनेस के एलिमेंट्स भी मिलते हैं। तो वही सारी चीज़ें, वही सारे एलिमेंट्स इस पोएम के अंदर भी हैं और ये पोएम भी उनकी काफ़ी ही फ़ेमस पोएम है। तो चलें इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। All out of doors looked darkly in at him through the thin frost, almost in separate stars. अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो सब कुछ दरवाज़ों के बाहर था वो अंदर उसकी जानिब यहाँ पे हिम जो वर्ड यूज़ हुआ है वो उस ओल्ड मैन के लिए हुआ है, जो टाइटल में ओल्ड मैन वर्ड यूज़ किया गया है। तो सब कुछ जो दरवाज़ों के बाहर था वो अंदर उसको देख रहा था। थ्रू द थिन फ्रॉस्ट ऑलमोस्ट इन सेपरेट स्टार्स, और थिन फ्रॉस्ट के ज़रिए। अच्छा, अब जो दरवाज़ों के बाहर था वो क्या था? दरवाज़ों के बाहर वो डार्कनेस थी, ठीक है? क्योंकि रात का वक़्त है। टाइटल से हमें ये 2 बातें शो हो रही हैं कि 2 से बल्कि 3 बातें शो हो रही हैं। एक ये कि रात का वक़्त है, एक ये कि विंटर सीज़न है और एक ये कि एक ओल्ड मैन की कहानी है। ठीक है? तो ये बेसिकली जो सेटिंग है वो ये है कि एक ओल्ड मैन है जो कि एक अपने घर में है बिल्कुल अकेला, और बाहर जो है वो स्नो हो रही है क्योंकि विंटर है तो स्नोफॉल चल रही है, और रात का वक़्त है, बिल्कुल खामोशी है, साइलेंस है। ठीक है? तो अब जो ओल्ड मैन है उसको खिड़कियों, दरवाज़ों से, जो कुछ दरवाज़ों के बाहर है वो उसको खिड़की से देख रहा है। अब यहाँ खिड़की का पता इस तरह चलता है कि क्योंकि यहाँ थिन फ्रॉस्ट वर्ड यूज़ किया गया है। थिन फ्रॉस्ट होती है जैसे बर्फ़ कहीं जम सी गई हो, तो वो खिड़की के थ्रू उसको अंदर की तरफ देख रही है। कौन? डार्कनेस, मतलब बाहर सिर्फ़ और सिर्फ़ डार्कनेस है, इससे ये मुराद है। That gathers on the pane in empty rooms. What kept his eyes from giving back the gaze? अब वो कह रहा है कि जो कि विंडो के ऊपर, विंडो पेन के ऊपर एम्प्टी रूम्स में इकट्ठी हो जाती है। अब विंडो पेन उसके जो घर की विंडो थी, या मैंने नीचे यहाँ विंडो पेन पे जो फ्रॉस्ट इकट्ठी हुई है उसकी एक तस्वीर भी लगाई हुई है ताकि आप लोग ईज़िली उस बात को समझ सकें। जैसे कंडेंसेशन हो जाती है, बाहर ठंडक है, अंदर इतनी ठंडक नहीं है, अंदर गर्माइश है, तो विंडो पे कंडेंसेशन हो गई, बर्फ़ सी जम गई है। सो ये चीज़ यहाँ पे है। तो इसके थ्रू जो है बाहर का नज़ारा किया जा सकता था और बाहर कंप्लीटली डार्क था सब कुछ। अब इलिट्रेशन है फर्स्ट लाइन के अंदर डोर्स और डार्कली की, ठीक है? तो यहाँ पे इलिट्रेशन ऑफ डी है, ड साउंड, और उसके बाद सेपरेट स्टार्स, तो यहाँ पे इलिट्रेशन ऑफ एस हमें देखने को मिलती है। इसके बाद पर्सोनिफिकेशन का एक और लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल हुआ है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग फीचर्स दे देना। तो यहाँ पे जो डार्कनेस है उसके लिए उसको पर्सोनिफाई किया गया है। कैसे? ऑल आउट ऑफ डोर्स लुक्ड डार्कली इन एट हिम, और सब कुछ बाहर क्या है? वो डार्कनेस है, तो डार्कनेस इनडायरेक्टली बात की गई कि वो बाहर से अंदर की तरफ देख रही है। सो यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है डार्कनेस को। और विजुअल इमेजरी तो थ्रू आउट है क्योंकि डार्कनेस की बात की गई है, विंडो की बात की गई है, पेन की बात की गई है, और मतलब इस सब चीज़ों से, फ्रॉस्ट की बात की गई, सब चीज़ों से हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट होता है इस घर का, उस रूम का। सही है? तो यहाँ जो बात की गई है मैंने जो कुछ लाइन्स लिखी हैं इनके अंदर, वो यही बात की गई है कि सब कुछ जो कि बाहर था, जो कि वो कंप्लीटली अंधेरा था, वो अंदर की तरफ उसको देख रहा था, घूर रहा था, और खिड़की के पेन पे, विंडो पेन के ऊपर एक फ्रॉस्ट जमा हो गई थी और उसके थ्रू देख रहा था, ठीक है? और आगे जो बात है, लास्ट लाइन वो आगे कंटिन्यू हो रही है। व्हाट केप्ट हिज आइज़ फ्रॉम गिविंग बैक द गेज़? किस चीज़ ने उसको रोक के रखा था? गिविंग बैक द गेज़, उसी तरह से वापस घूरने को। मतलब जो बाहर से अंदर उसको अंधेरा, एक डार्कनेस, घूर टाइप सी रही है, तो उस किसने यही रिएक्शन उसको देने से उस ओल्ड मैन को रोक रखा था? तो वो क्या था? वाज़ द लैम्प टिल्टेड नियर देम इन हिज़ हैंड। तो वो कह रहे हैं कि वो जो चीज़ थी वाज़ द लैम्प, उस लैम्प की वजह से वो वापस उनको नहीं घूर के देख रहा था। क्योंकि उस तरफ जो है वो लैंप की रोशनी पड़ रही थी, ठीक है? लैंप उसी तरफ टिल्ट हुआ हुआ था, उसकी रोशनी वहाँ पड़ी थी, तो वहाँ वो वापस घूर के नहीं देख रहा था। व्हाट केप्ट हिम फ्रॉम रिमेंबरिंग व्हाट इट वाज़ दैट ब्रॉट हिम टू दैट क्रीकिंग रूम वाज़ एज। वो कह रहे हैं कि अब आप यहाँ देखें, आपको यहाँ पे एन्जेम्बमेंट भी दिख रही है। एन्जेम्बमेंट मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी कि होता है कि अगर एक लाइन से दूसरी लाइन में बात मूव कर जाए बट कोई पंक्चुएशन मार्क उस फर्स्ट लाइन के एंड पे ना हो। सो ये 2 लाइन्स हैं, व्हाट केप्ट से लेके वाज़ तक फर्स्ट लाइन है, और दैट ब्रॉट से लेके एज तक सेकंड लाइन है। और फर्स्ट लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं, इसलिए मैंने बिल्कुल कंटिन्यू 2 लाइन्स को पढ़ा है साथ में। ठीक है? तो यहाँ पे एन्जेम्बमेंट भी आती है, और उसके अलावा यहाँ पे किस चीज़ पे एम्फेसिस किया गया है? ओल्ड एज के ऊपर। वो कह रहे हैं कि किस चीज़ ने उसको
ये सोचने से रोक रखा था कि क्या चीज़ उसको इस कमरे में लेकर आई है, वो उसकी एज थी। क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे-वैसे कभी-कभी मेमोरी लॉस होता जाता है। अगर ज़्यादा बड़ी एज हो जाए तो अक्सर दिमाग जो है वो बच्चों जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे भी उस बंदे की ओल्ड एज बताई गई है कि कितनी ज़्यादा है कि उसको डिमेंशिया का वो शिकार हो रहा है। डिमेंशिया कहते हैं मेमोरी लॉस ड्यू टू ओल्ड एज को। ठीक है? तो यहाँ पे उसको डिमेंशिया का प्रॉब्लम हो रहा है उसकी ओल्ड एज की वज़ह से और वो भूल चुका है कि वो इस कमरे में क्यों आया था। ही स्टूड विथ बैरल्स राउंड हिम एट अ लॉस। बैरल्स क्या होते हैं? एक ब्राउन से कलर की चीज़ होती है फॉर स्टोरिंग समथिंग जिसको यूज़ किया जाता है और उसके इर्द-गिर्द ओल्ड मैन के इर्द-गिर्द सिर्फ़ बैरल्स पड़े हुए थे और कुछ भी नहीं था और। तो इससे क्या शो होता है कि फ्रेंडलेसनेस, ठीक है? कि उसके पास कोई दोस्त, कोई बात करने वाला नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके पास खाली बैरल्स पड़े हुए हैं इर्द-गिर्द। ठीक है? तो ये इस पोएम का एक मेन थीम भी है फ्रेंडलेसनेस वाला। और एट अ लॉस का मतलब होता है एक फ्रेज़ है जो कि यूज़ होता है उसका मतलब है इन कन्फ्यूज़न कि वो कन्फ्यूज़िंग स्टेट में है कि वो एक बैरल्स के साथ बिल्कुल खड़ा हुआ है और उसको नहीं पता कि वो क्यों खड़ा है। तो ये कन्फ्यूज़िंग उसका स्टेट है। ठीक है? आगे हम चलते हैं एंड हैविंग अब बात फिर से कंटिन्यू हो रही है कि बैरल्स के साथ खड़ा है एंड हैविंग स्केयर्ड द सेलर अंडर हिम इन क्लम्पिंग देयर ही स्केयर्ड इट एट वंस इन क्लम्पिंग ऑफ एंड स्केयर्ड द आउटर नाइट। वो कह रहा है कि सेलर जो है सेलर क्या होता है स्टोर रूम होता है जो किसी घर के ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे यानी घर की बेसमेंट में अगर एक स्टोर रूम बनाया जाए यूजुअली जो वेस्ट में घर होते हैं वहाँ पे होता है बेसमेंट उसको कहा जाए सेलर कहते हैं यूजुअली तो वहाँ पे होता है वहाँ पे वो लोग अपने घर की एक्स्ट्रा चीज़ें स्टोर करते हैं तो किसी भी बाहर अगर कोई तूफान या कुछ स्टॉर्म्स वगैरह हैं तो वो उधर ही चले जाते हैं तो वो चीज़ सेलर है। तो वो कह रहा है कि वो अपने घर के नीचे के सेलर को स्केयर कर रहा है मतलब डरा रहा है। किस तरह डरा रहा है वो बूढ़ा आदमी किस तरह डरा रहा है इन क्लॉम्पिंग देयर क्लॉम्प होता है इस तरह से चलना लाइक पाँव थोड़ा पटक के ज़ोर से दबा के कि शोर मचे हमारी वॉकिंग की आवाज़ सुनाई दे सही से। ठीक है? तो वो क्लॉम्पिंग कर रहा है या स्टॉम्प भी कहते हैं इसको स्टॉम्पिंग फीट वो इस तरह से चल रहा है और इससे वो अपने सेलर को डराना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि अब हम किसी चीज़ से अगर खुद डर रहे हैं तो उसको डर को ओवरकम करने का ये तरीका एक तरह का बताया गया है कि वो खुद उसको डराना चाह रहा था। एक तरह से अगर देखा जाए ना अगर हम बहुत साइलेंट चीज़ पे साइलेंट जगह पे घूम रहे हैं और वहाँ पे अगर हम खुद थोड़ा-सा शोर मचाएँ, खुद जानबूझ के तो हो सकता है हमारा डर थोड़ा ओवरकम हो जाए। तो ये बस ये उसी का ही तरीका है। और क्लम्पिंग ऑफ एंड स्केयर्ड द आउटर नाइट 2 चीज़ों से डर रहा था। एक सेलर उसके घर के बेसमेंट में जो है क्योंकि वो बहुत साइलेंट, बहुत डार्क जगह है और दूसरा आउटर नाइट क्योंकि वो भी बहुत साइलेंट और बहुत डार्क है। तो आउटर नाइट को भी डराता है उसी तरह से अपने फीट को क्लॉम्प करके। अब ये जो क्लॉम्पिंग फीट है ये एक तरह का यहाँ पे हमें सिंबल नज़र आता है स्केयरिंग ऑफ द अननोन का। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएट्री के अंदर जो अननोन के एलिमेंट है, एक अननोन पावर, एक अननोन सुपरनैचुरल कोई चीज़, उसका एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरी पोएम्स के अंदर भी नज़र आता है जहाँ पे भी डार्कनेस और अकेलेपन, लोनलीनेस की बात होती है, वहाँ अननोन की भी बात होती है कि इंसान किसी अननोन चीज़ से डरता है। अगर वो अकेला है तो उसको डरना नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं है, किससे डर रहा है? लेकिन वो फिर भी एक अननोन चीज़ से डरता है जिसको खुद उसको नहीं पता वो किससे डर रहा है। तो बस यहाँ उसी अननोन को स्केयर ऑफ करने का कहा गया और वही जो है उसको स्केयर करना वो सिंबल है जो कि क्लम्पिंग फीट के थ्रू दिखाया गया है वो सिंबल। अच्छा यहाँ तक समझ आ गई होगी, आगे चलते हैं व्हिच हैज़ इट साउंड्स फ़ैमिलियर लाइक द रोर। अब ये जो लाइक द रोर आगे कनेक्टेड है नेक्स्ट पेज पे मैं जाऊँगी तो वहाँ से कनेक्टेड है। व्हिच हैज़ इट साउंड फ़ैमिलियर किसकी बात हो रही है यहाँ पे? किसकी फ़ैमिलियर साउंड है? जो क्लम्पिंग फीट उसने की। ठीक है? जो फ़ीट दबा-दबा के चल रहा है, उसकी आवाज़ जो है वो किसी चीज़ से फ़ैमिलियर है। किससे? अच्छा उस नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करने से पहले मैं ये बता दूँ कि पर्सोनिफिकेशन भी है इस पेज के अंदर। कहाँ? सेलर और आउटर नाइट के लिए पर्सोनिफाई उन दोनों को किया गया है। कैसे? कि उन दोनों को डराया था, स्केयर। अब सेलर डर नहीं सकता किसी से, नाइट डर नहीं सकती किसी से क्योंकि वो लिविंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनको पर्सोनिफाई किया गया है लिविंग फीचर्स देके। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। लाइक द रोर ऑफ ट्रीज़ इन क्रैक ऑफ ब्रांचेस, कॉमन थिंग्स, बट नथिंग सो लाइक बीटिंग ऑन अ बॉक्स। अब क्या क्या पीछे बात की थी कि उसकी जो साउंड है वो फ़ैमिलियर है। जो क्लॉम्पिंग फीट की साउंड है वो फ़ैमिलियर है लाइक रोर ऑफ ट्रीज़। ट्रीज़ की आवाज़ से एंड क्रैक ऑफ ब्रांचेस मतलब कि जो ट्रीज़ की और ब्रांचेस की आवाज़ है ये तेज़ हवा और मतलब ऐसे विंटर्स में यूजुअली हमें ऐसी आवाज़ें आती हैं और बट नथिंग सो लाइक बीटिंग ऑन अ बॉक्स या फिर किसी बॉक्स पे बीट करने की आवाज़ की तरह। तो ये ऑडिटरी इमेजरी है क्योंकि हमारे दिमाग में हमें ऐसा लगता है हमारा कान ये आवाज़ें सुन रहा है जब हम ये पढ़ते हैं। तो ये ऑडिटरी इमेजरी है कि रीडर के दिमाग में इमेजेस बनते हैं और वो इमेजेस सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है? और यहाँ पे बीटिंग ऑन अ बॉक्स वाली लाइन में बट से लेके बीटिंग ऑन अ बॉक्स तो ये इलिट्रेशन ऑफ बी है, ब साउंड काफ़ी ज़्यादा आ रही है ऑन द एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अ लाइट ही वाज़ टू नो वन बट हिमसेल्फ, वेयर नाउ ही सैट कंसर्न्ड विद ही न्यू व्हाट। अच्छा, यहाँ वो कह रहा है कि एक लाइट थी
ही वॉज टू नो वन बट हिमसेल्फ, जो कि उसके लिए थी, उसके लिए थी और वहाँ किसी और के लिए नहीं थी। अब क्या थी ये बात जो है बहुत आगे जाके बात की गई है, मतलब नेक्स्ट पेज पे बात होगी इसकी। वेयर नाउ ही सैड, जिधर वो अभी बैठा था, कंसर्न्ड विद ही न्यू व्हाट, इस चीज से कंसर्न था, ये सोच रहा था कि उसको क्या पता है, क्योंकि पीछे बात बताई गई ना कि उसको नहीं पता था कि वो रूम में कैसे आ गए। तो अब वो बैठ के ये सोच रहा है कि उसको क्या पता है। ठीक है, तो ये जो लाइट वाली बात की गई है, लाइट ही वॉज टू नो वन बट हिमसेल्फ, यहाँ लोनलीनेस हमें एम्फेसाइज किया गया है, लोनलीनेस पे, लोनलीनेस के बारे में बताया गया है कि वहाँ जो लाइट थी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी के लिए थी, मतलब जो कुछ भी थी वो सिर्फ़ उसी के लिए थी, क्योंकि वहाँ और कोई था ही नहीं। तो इससे हमें लोनलीनेस पता लगती है, जो कि इसका मेन थीम है इस पोएम का। और साथ ही साथ जो लाइट है वो एक तरह का सिंबल है ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, क्योंकि अब जहाँ लाइट की बात की गई है तो आगे ही बात की गई कि वो बैठ के अब सोच रहा है कि उसको क्या क्या पता है, और लाइट भी सिर्फ उसी के लिए है, वहाँ पे है। तो मतलब ये कॉन्शियसनेस का एक तरह से है। पीछे जैसे मेमोरी लॉस की बात की गई थी, यहाँ कॉन्शियसनेस की बात की गई कि इंसान कॉन्शियस होता है, स्टिल वो कुछ ना कुछ जान रहा होता है, कुछ ना कुछ पहचान रहा होता है, और कुछ ना कुछ उसके दिमाग में भी चल रहा होता है। तो यहाँ वही चीज़ है लाइट उसके लिए। ठीक है, वैसे भी लाइट को एनलाइटनमेंट और इस चीज़ों के लिए इस्तेमाल कई दफ़ा किया जाता है सिम्बल्स के तौर पे। अच्छा, अब अभी बात आगे कंटिन्यू हो रही है। वेयर नाउ ही सैट कंसर्न विद व्हाट, विद ही न्यू व्हाट, अ क्वाइट लाइट एंड देन नॉट इवन दैट। मतलब उसको क्या पता था, ही न्यू व्हाट, उसको सिर्फ एक क्वाइट लाइट का पता था, एंड देन नॉट इवन दैट, और फिर शायद उसका भी नहीं पता था, शायद वो भी वो भूल गया, क्योंकि मेमोरी लॉस की सिचुएशन से गुजर रहा है। और जो क्वाइट लाइट है, थॉट्स ऑफ द मैन अननोन टू अदर्स, ऐसी लाइट है जो कि लाइट जो है ऐसी थॉट्स को शो करती है जो कि सिर्फ उस मैन की अपनी है, इनर है, और औरों को नहीं पता। औरों को क्यों नहीं पता? ऑब्वियसली क्योंकि उसके पास कोई है ही नहीं जिससे वो शेयर करे अपनी बातें। जब ऐसा कोई है ही नहीं तो सिर्फ उसकी थॉट्स, उसके ख्यालात, उसके आइडियाज़ उस मैन के सिर्फ उसी को खुद को ही पता है, और बाद में किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो खुद जो पता था वो भी भूल गया ना, उसने किसी के साथ शेयर की अपनी बातें। सो लाइट की बात यहाँ आके ख़त्म होती है। नेक्स्ट बात आगे स्टार्ट हो रही है। ही कंसाइंड टू द मून सच एज शी वॉज सो लेटराइजिंग टू द ब्रोकन मून एज बेटर देन द सन इन एनी केस। अच्छा, अब ये मून वाली बात भी आगे जाके खत्म होगी। यहाँ लिखा है उसने, ही कंसाइन्ड टू द मून और कॉमा, ये बात यहाँ पे रुक के आगे से कनेक्टेड है नेक्स्ट पेज से। उसने मून को हैंड ओवर किया, दिया कुछ, कोई ड्यूटी हैंड ओवर की है। अब वो क्या हैंड ओवर किया वो हमें नेक्स्ट पेज पे पता लगेगा, लेकिन यहाँ मून के ही बारे में मज़ीद कुछ कहा है। क्या कि वो लेट अराइजिंग है, देर से निकलता है। ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि सन पहले निकलता है सुबह में, मून रात में निकलता है, तो देर से निकलता है। लेकिन उसने मून से क्या कहा है? मून को कहा है एज़ बेटर देन द सन इन एनी केस। मून को सन से बेहतर कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि सन जो है वो एक गरमाइश बहुत ज़्यादा हमें देता है। गरमाइश का एलिमेंट सन में बहुत ज़्यादा है, मून में बहुत कम। मून में थोड़ा ठंडक का एहसास है। और साथ ही जो सन लाइट है वो बहुत ब्राइट होती है और मून लाइट नहीं होती, क्योंकि मून की ऑब्वियसली मून की अपनी लाइट नहीं होती। मून की जो लाइट है वो सन से ही ली गई होती है, और वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो सन की लाइट बहुत कम हमें पहुंचती है एज मून लाइट। सो जो ओल्ड मैन है उसको मून ज़्यादा पसंद है सन से ज़्यादा, क्योंकि मून जो है उसमें ज़्यादा ब्राइट लाइट नहीं है, ज़्यादा वार्मथ नहीं है, तो वो मून के पास रहते हुए, मून के सामने रहते हुए थोड़ा कंफर्ट फील कर रहा है ओल्ड मैन। अच्छा, तो अब नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ बता दूँ कंटिन्यूएशन क्या है। ही कंसाइन टू द मून, उसने मून को हैंड ओवर किया, और सच अ चार्ज, ऐसा चार्ज, हिज स्नो अपॉन द रूफ, हिज आइसिकल्स अलॉन्ग द वॉल टू कीप। उसने मून को हैंड ओवर किया एक चार्ज, एक ड्यूटी, और वो ड्यूटी क्या थी? टू कीप द स्नो, उस स्नो को वहीं रखे, रूफ के ऊपर जो स्नो है उसको वहीं रखे, आइसिकल्स जो वॉल पे लगे हुए हैं उनको वहीं रखे। आइसिकल्स क्या है? जैसे आइस नहीं होती, जैसे लाइक पानी अगर गिर रहा है, फॉर एग्जांपल विंडो पेन पे पानी गिर रहा है और वहीं गिरते गिरते वो जम जाए, तो उसको कहीं, उसको हम बोलते हैं आइसिकल्स। तो वो आराम से वहीं से वहीं बर्फ़ उतर भी सकती है, और बड़ी शफाफ होती है, और लोग यूजुअली उसको खा भी जाते हैं। सो इसीलिए ये वर्ड आइसिकल्स उसके लिए यूज़ किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि मून को चार्ज दिया था कि वो इस बर्फ़ को वहीं का वहीं रखे, एंड स्लेप्ट, उसने मून को ये चार्ज दिया और वो सो गया। इससे मुराद यही है, जैसे पीछे उसने सारा मून के बारे में बताया कि वो उसको सन ज़्यादा नहीं पसंद, मून पसंद है, मून उसके लिए कंफर्टिंग है, तो इसीलिए मून के होते हुए वो सो गया। The log that jolt shifted, the log that shifted with a jolt once in the stove disturbed him and he shifted. वो कह रहे वो लॉग जो कि स्टोव में पड़ा हुआ है, मतलब जैसे होता है ना, आपने देखा होगा अक्सर वेस्टर्न कंट्रीज़ मूवीज़ या किसी भी वीडियोज़ वगैरह में, कि वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा ठंड होती है तो ये हीटर्स और इस टाइप की चीज़ें थोड़ी कम पड़ती होंगी, तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ एक रूम के अंदर ही स्टोव टाइप सा होता है जिसमें वो लोग लकड़ियाँ रख के जला लेते हैं, तो रूम में अच्छी खासी हीट हो जाती है। तो वो यही कह रहा है कि वहाँ जो स्टोव था उसके अंदर लॉग्स पड़े हुए थे, वुडन लॉग्स, लंबी लंबी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। उनको
वो वहाँ पे जलाया हुआ था, तो वहाँ पे वो एक लॉग मूव करता है, ठीक है? एक तरफ को गिरता है और उसके मूवमेंट की आवाज़ से जो ओल्ड मैन वहाँ सो रहा है, उसके मूवमेंट की आवाज़ से वो भी हल्का-सा डिस्टर्ब होता है, लेकिन वो भी साथ ही शिफ्ट हो जाता है, मतलब जैसे करवट ले लेता है एक तरफ को होके सो जाता है, लेकिन वापस सो जाता है। तो यहाँ पे मुझे ब्रीफ डिस्टर्बेंस दिखती है, मतलब थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस हुई है उस ओल्ड मैन को, ज़्यादा नहीं हुई, तो ये ओल्ड मैन्स फीलिंग ऑफ कम्फर्ट है। कि उसको ज़्यादा नहीं डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा, थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा है। सो अ, यहाँ पे हमें सिंबल मिलता है एक और, स्लीप, एस्केपिंग द स्टॉर्म, डेथ, ठीक है? सिंबल क्या है? स्लीप है, और स्लीप किसको शो कराता है? एस्केपिंग द स्टॉर्म और अल्टीमेटली डेथ, यानी कि वो जो स्टॉर्म थी, वो जो बुरी वहाँ पे कंडीशंस थी, जो ओल्ड मैन को अकेला फ़ील करा रही थी, ये स्टॉर्मी नाइट और ये विंटर, तो उसको एस्केप करने का एक तरीका था, वो था डेथ या फिर स्लीप। तो यूजुअली पोएट्री में जहाँ भी स्लीप का ज़िक्र आता है, वो यूजुअली डेथ को ही सिंबलाइज़ कर रहा होता है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ ही है। सो लास्ट अपने पेज पे मूव करते हैं, एंड ईज्ड हिज हेवी ब्रीदिंग बट स्टिल स्लेप्ट। और ये जो चीज़ थी, जो उसने अपना थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई थी उसको उस लॉग की शिफ्टिंग की वजह से, उसने उसको मज़ीद ईजी कर दिया, उसकी ब्रीदिंग जो हैवी थी वो थोड़ी ईजी हो गई, बट स्टिल स्लेप्ट, और वो मज़ीद सो गया, फिर सो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट 3 लाइन्स आ रही हैं, जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, वो मेन मैसेज डिलीवर करती हैं इस पोएम का, ठीक है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और फ्रॉस्ट वैसे भी पोएट्री को जब खुद डिफ़ाइन किया था फ्रॉस्ट ने, तो कहा था पोएट्री बिगिन्स इन डिलाइट एंड एंड्स इन विज़डम। उसने कहा था कि पोएट्री जो है वो शुरू तो अच्छे से होती है, जॉय, हैप्पीनेस, डिलाइट से, बट जब वो एंड होती है तो उसमें एंडिंग में विज़डम की कोई बात होती है। तो यही चीज़, यही पोएम जो है उस फ्रॉस्ट की इसी डेफिनेशन पे पूरा उतरती है। वन एज्ड मैन, वन मैन कैंट फिल अ हाउस। कह रहा है कि एक बूढ़ा आदमी या फिर एक आदमी भी अगर ले लें, तो वो भी एक घर को भर नहीं सकता। अ फार्म, अ कंट्री साइड, ना किसी फार्म को, ना कंट्री साइड को, और इफ़ ही कैन, और अगर वो फिर भी कर सकता है, इट्स दस ही डज इट ऑफ अ विंटर नाइट। तो वो कर भी सकता है अगर, तो वो विंटर नाइट पे कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे दो बातों का जिक्र है। पहली ये कि मैन्स नीड फॉर सोशलाइजेशन, कि आदमी जो है उसको सोशलाइज करने की ज़रूरत है। वो अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, उसको फ्रेंड्स की, उसको कंपनी की, उसको अपने साथियों की, कनेक्शंस की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? आदमी अकेला नहीं ज़िंदगी गुजार सकता, इसीलिए अरिस्टोटल ने भी कहा था मैन इज़ अ सोशल एनिमल, कि आदमी भी एक तरह का जानवर ही है, बट सोशल। ये फ़र्क है आदमी में और जानवर में। दूसरी बात जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये है, मैन्स एबिलिटी टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस। जैसे लास्ट लाइन में उसने कहा कि अगर वो कर भी सकता है तो विंटर नाइट में, यानी कि आदमी पे के जब सर पे पड़ता है ना कुछ काम, तो वो कर जाता है। जैसे हम नॉर्मल आम अल्फाज में कहें, तो जब सर पे कोई जॉब पड़े, जब सर पे कुछ पड़े, जब कोई काम करना ही पड़ जाए, मजबूरी बन जाए, तो हम वो कर लेते हैं। हार्श कंडीशंस में इंसान खुद को सर्वाइव करा लेता है। पहले जो है इंसान डरता रहे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब वो सर पे आ जाते हैं ना वो काम, करीब आ जाते हैं, नज़दीक आ जाता है, तो वो इंसान फिर वो काम कर लेता है। तो ये जो है यहाँ पे होती है हमारी पोएम एंड। तो अगर बेसिकली हम पूरे पोएम को देखें, तो उसमें बात ये थी कि एक ओल्ड मैन था, घर में अकेला था, उसको विंटर में अपनी फुल लाइक रात गुजारनी है, और अकेले बिल्कुल, और वहाँ पे वो सारी चीज़ों को एस्केप करने के लिए एक तरह से स्लीप का सहारा लेता है, सो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ताकि आप तक मज़ीद कंटेंट पहुंचता रहे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।